अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। हम लोग तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एटम के मीनिंग्स के बारे में, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन और फिर हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एटम के अगर हम मीनिंग्स देखें तो दो तरह से बताया जा सकता है। कि सबसे पहले ये है कि ये जो वर्ड एटम है ये एक ग्रीक वर्ड एटमस से ओरिजिनेट हुआ है। वर्ड जो एटम है हमारे पास वो ग्रीक वर्ड एटमस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। मतलब कि जो एटम है वो ग्रीक वर्ड एटमस से ओरिजिनेट हुआ है और एटमस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है ऐसी चीज जिसको हम फर्दर, जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी चीज जिसको हम मजीद किसी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम। और दूसरा अगर हम देखें तो एटम जो है इसमें दो तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो अल्फाबेट ए है, ए का मतलब होता है नॉट। और जो वर्ड सेकंड जो है टोमी, टोमी का मतलब होता है टू कट। टू कट मतलब एटम जो है ए का मतलब है नॉट और टोमी का मतलब है टू कट। मतलब ऐसी चीज जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, मजीद कट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम एटम की डेफिनेशन के बारे में देखें, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था ये पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज के उसमें टाइम में हमें पता है कि एटम को हम मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम एटम की डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। एटम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एटम की डेफिनेशन होगी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम। ठीक है। जैसे एलिमेंट है, हमें पता है 92 नेचुरली occurring एलिमेंट्स होती है। ठीक है, वो सारी किससे मिलके बनी होती है, एटम से मिलके बनी होती है। तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या हुआ, एटम है। जैसे हम मोलिकुलर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उनका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, मोलिक्यूल होता है। आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका आयन्स होता है। सेम उसी तरीके से जो एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब किस चीज में ये पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टर्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टर्स क्या होता है, वो चीज़ें जो आपस में कंबाइन हो रही होती है, जो मिलकर रिएक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसको क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज़ हमारे पास बन जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। तो सिंपली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा होता है कि रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड है, रिएक्टेंट्स में के दरमियान जो बॉन्ड हो रहा होता है वो ब्रेक हो रहा होता है। रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा होता है, उनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होता है। और प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ तक ठीक है कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स में जो है वो बॉन्ड, उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा होता है। और इसमें क्या, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एटम जो होता है ना वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले रह सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, एटम कुछ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली जो स्टेबल हैं और वो अकेले रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अकेले नहीं रह सकते। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली जो अकेले रह सकते हैं और वो क्यों रहते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं उन एटम्स के बारे में जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, मतलब जो अकेले नहीं रह सकते। उसमें एग्जांपल आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन का एटम, जैसे सोडियम का एटम हो गया, क्लोरीन का एटम हो गया, मैग्नीशियम का एटम हो गया, जिंक का एटम हो गया और बहुत सारे इस तरह। ठीक है, वो एटम्स जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते उसमें हमने किस किस की एग्जांपल देखी, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, सोडियम का है, क्लोरीन का है, मैग्नीशियम है, जिंक है और भी बहुत सारे।
अब ये क्यों नहीं रह सकते, मतलब ये अकेले स्टेबल क्यों नहीं है और इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं रह सकते, उसकी एक वजह है कि ये जो सारे एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली या अकेले क्यों नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, मतलब कि इनके जो वैलेंस शेल है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, इनके जो वैलेंस शेल है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं होती। इस वजह से ये वो एटम्स हैं जो अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि ये इनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, इसलिए अकेले नहीं रह सकते। अब हम उन एटम्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, और क्यों, कौन कौन से हैं और क्यों रह सकते हैं, वो हम देखते हैं। वो एटम्स जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे हो गया हीलियम का एटम है, नियोन का एटम है, आर्गन है। ठीक है, और भी बहुत सारे जिनको हम, इन सबको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो अकेले रह सकते हैं, जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। अब इनके अकेले रहने की क्या वजह है, इनकी वजह ये है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, वो फिल्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द हम कहते हैं कि इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम शेल्स बोलते हैं। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बेस पे हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हम लोग कह लेते हैं, एक आते हैं हमारे पास स्टेबल पार्टिकल्स, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स की बात करें, स्टेबल पार्टिकल्स में हमारे पास आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, जो अभी हमने देखा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इन तीनों को हम बोलते हैं स्टेबल पार्टिकल्स। इन तीनों के अलावा एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन सबको हम बोलेंगे अनस्टेबल पार्टिकल्स। अगर हम उनकी एग्जांपल में देखें तो जैसे हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ठीक है, कि एटम प्रेजेंट है भी है, इस चीज़ का क्या सबूत है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग, जैसे हमारी बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि मतलब हम लोग जो एटम्स हैं उसको देख नहीं सकते। ठीक है, इसकी एक ही पॉसिबल कंडीशन है कि हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसका साइज था हमारे पास 2 नैनोमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने और उसका साइज क्या था, 2 नैनोमीटर। अब हम लोग एक ऐसी वेवलेंथ, 5 नैनोमीटर। ठीक है, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, 5 नैनोमीटर। अब इसका साइज छोटा और इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा। तो क्या होगा कि ये जो वेवलेंथ है ये बगैर इस ऑब्जेक्ट को टच किए गुजर जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कहने का ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो और जिस चीज़ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, डिटेक्ट तो वो तब करेगी ना अगर वो इसके साथ टकराएगी। तो इस केस में क्या होगा कि वो टकराए बगैर ही आगे पास आउट हो जाएगी और हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकेंगे। लेकिन अगर दूसरे केस में अगर हम देखें कि हमने ऑब्जेक्ट लिया जो कि था हमारे पास 2 नैनोमीटर का। ठीक है, 2 नैनोमीटर का साइज। अब हम दूसरी तरफ ले लेते हैं कि ऐसी लाइट, एक ऐसी बीम ले लेते हैं जिसकी वेवलेंथ थी हमारे पास 1.5 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम वो ले लेते हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 1.5 नैनोमीटर।
तो होगा क्या कि ये इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि ये आसानी से आके क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के साथ डिटेक्ट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, इसके साथ टकराएगा और जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन हो सकेगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी मैकेनिज्म पर, इसी बेस पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्ड क्यों यूज किया गया, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ये क्या करता है, इसमें जो चीज़ हम यूज़ कर रहे थे, जो सोर्स यूज़ करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम सोर्स यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, वो होता है विजिबल लाइट। मतलब इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, सिंपली लाइट होता है, ठीक है। लाइट यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, और मोस्टली जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ है उसको सेट किया जाता है 500 नैनोमीटर पे, ठीक है। इसकी वेवलेंथ को कितना सेट किया जाता है, 500 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो साइज है, ठीक है, वो 500 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ले लेते हैं कि जिसका साइज इससे छोटा हो, लेट सपोज हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका साइज था हमारे पास 450 नैनोमीटर, तो ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। डिटेक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो सोर्स यूज किया था वो लाइट था, लाइट की वेवलेंथ क्या थी, बड़ी थी, और वो ऑब्जेक्ट का साइज है छोटा, तो वो उसकी वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से क्या होगा कि वो उसके साथ टकराएगा नहीं और इसकी वजह से डिटेक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 500 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा कि उसके साइज के अकॉर्डिंग ये जो लाइट की वेवलेंथ है, लाइट बीम, ये उसके साथ जाके टकराएगी और उसकी डिटेक्शन हो सकेगी। इस वजह से, और दूसरी तरफ दूसरा माइक्रोस्कोप की टाइप है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम उसको स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो उसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन के लिए, किसी एटम की डिटेक्शन के लिए, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यूज़ कर रहे होते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ होती है बहुत स्मॉल, ठीक है। इस वजह से जब एक एटम को हम लोग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से वो इजीली उस ऑब्जेक्ट के साथ आके टकराएगा, और उसकी टकराने की वजह से हम इजीली उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइजेस और डायमीटर्स ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। अगर हम कहें कि लेट्स सपोज ये जो है ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब हम इसको सेंटर से अगर हम इसको हाफ करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसका डायामीटर है, ठीक है। यहाँ से हम कह लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एटम का डायामीटर, और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एटम का साइज है, ठीक है। साइंटिस्ट ने कि सारी माइक्रोस्कोप्स वगैरह के थ्रू जब ऑब्जर्व करके देखा, तो तकरीबन जो इसका साइज उनके पास जो डायामीटर जो आया, उसकी रेंज ऑलमोस्ट ये आई थी 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। इसके साइज या डायमीटर की जो एटम का साइज है और उसका डायमीटर, तो उसकी रेंज आई थी 2 × 10⁻10। अगर हम लोग इसको मीटर, ठीक है, ये हमारे पास था मीटर्स में, अगर हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, उसके लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें पता है हमें होना चाहिए कि जो 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10, ये किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के। 10⁻⁻10 किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर हम ये देखें तो ये जो हमारे पास था ये क्या था, 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर किसके इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे कि जो टोटल इसका साइज आया है एंगस्ट्रॉम में एटम का, वो हमारे पास क्या आया है, 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में इसका साइज कितना आया, 2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम नैनोमीटर में करना चाहें, उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि नैनोमीटर में कि 10⁻⁻9 किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर के।
10⁻⁹ मीटर किसके इक्वल आ जाएगा 1 नैनोमीटर के। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ऑलमोस्ट बनेगी 0.2 नैनोमीटर। ठीक हो गया 0.2। अब हम लोग देखते हैं एटम के रेडियस के बारे में। ठीक है, हम लोगों को पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि ये अगर एक एटम है तो एटम का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मतलब बिल्कुल हाफ अगर हम करें तो वो उसका क्या होता है डायामीटर। और हम लोगों को पता है कि जो डायामीटर को जब हम लोग हाफ कर दें, मतलब डायामीटर का जब हम हाफ करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है रेडियस के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने कहा कि ये एक एटम है तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका डायामीटर हो गया, और डायामीटर को भी अगर हम सेंटर से कट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, लेट्स सपोज ए से ओ पॉइंट ओ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह देते हैं, उसका रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, इसको बेसिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। हाफ ऑफ डायमीटर अगर लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये आया था ना डायमीटर 2 × 10⁻10 मीटर था, तो इसका हाफ क्या होगा हमारे पास, इसका ये तो हमारे पास आया था इसका डायमीटर एटम का, तो इसका रेडियस किस तरीके से हमारे पास आएगा 1 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, रेडियस क्या आ जाएगा बिल्कुल उसका हाफ, मतलब 1 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में अगर हम लिखें तो एंगस्ट्रॉम में किस तरीके से हमारे पास आ जाएगा रेडियस इसका 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर में अगर हम लिखना चाहें तो 0.1 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर्स में अगर हम लिखें तो 1 × 10⁻10 और -10 मीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 1 मीटर बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से 0.2 था नैनोमीटर इसका, और इसमें रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मैसेज ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक है, मैसेज ऑफ एटम्स में हम लोग बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो एटम हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर जैसे जैसे तक हम लोग आगे जाते जाते हैं एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता जाता है बढ़ता रहता है। तो सेम उसी तरह से जैसे एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे उसका मैस नंबर भी या उसके मैसेज भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली इसका जो मैस कैलकुलेट किया था वो इन द रेंज ऑफ एटम का जो मैस है 10⁻27 से 10⁻25 किलोग्राम। ठीक है, इसकी जो रेंज देखी गई थी साइंटिस्ट ने वो ये थी कि 10⁻27 से लेके 10⁻25 केजी में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग केजी को ग्राम में और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग केजी को ग्राम में और उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो हम किस तरीके से करेंगे। लेट सपोज जैसे फॉर एग्जांपल ये किलोग्राम में, इसको ग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगेन अगर हमने उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना तो हम उसको किसमें अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाएगा 10⁻24, और ये हमारे पास बन जाएगा ऑलमोस्ट 10⁻21 ग्राम। ये हमारे पास हो गया ग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, पहले किलोग्राम में था, हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻³ के साथ, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस क्या है वो प्लस क्या है, तो ये बन जाएगा 10⁻24 और ये बन जाएगा 10⁻21 ग्राम। अगेन अगर हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम फिर 10⁻³ से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻21। हाँ, और ये हमारे पास बन जाएगा ऑलमोस्ट 10⁻19 मिलीग्राम। ठीक है, अब हम लोगों ने तो बात की थी कि यहाँ पे कि एटम का साइज तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो एटम को हम लोग किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली हम लोग इस एटम को इन यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं करते, उसके लिए एक सेपरेट यूनिट होता है हमारे पास, और वो हमारे पास होता है AMU। ये आगे हम फर्दर जाके पढ़ेंगे। AMU क्या होता है, AMU बेसिकली होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है, एटॉमिक
एटम का साइज छोटा होने की वजह से उसको हम इन यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, एएमयू में कैलकुलेट करेंगे। और हाँ हम लोग देखेंगे कि जो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 1 एएमयू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है, 1 AMU जो है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से हम किलोग्राम को इसमें कन्वर्ट करके इजीली उसके एटम के मैसेज फाइंड कर सकते हैं।